हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज अपन बात करेंगे बेटा एयरफोर्स एक्स ग्रुप पेपर 2018 का जो फर्स्ट पेपर था, यानी 2018 के जो फर्स्ट पेपर की क्लियर। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेटा बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिल नहीं पाया है, तो जो भी अपने 23-24 क्वेश्चन मिल पाए हैं उनको अपन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और सारे क्वेश्चन का बेटा ट्रिकी सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। तो जितनी भी ट्रिक्स हैं उनको आपको सीखना है, जिससे कि जो एग्ज़ाम में अपन मिनट वाला क्वेश्चन है उसको अपन सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये चलो अपन सीखते हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक रहें, जिससे कि जो भी आपको 23-24 ट्रिक इस वीडियो में मिलने वाली हैं वो सभी आप सीख कर जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश में भी प्रिंट किया गया है बेटा और हिंदी में भी प्रिंट किया गया है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं, तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको करना ये है कि पहले आप एक बार खुद भी निकालो 20 सेकंड का टाइम लेके, क्योंकि बेटा यहाँ जब आप 20 सेकंड में कर पाओगे खुद, तब जाके वो एग्ज़ाम में 30 सेकंड का टाइम टेबल आता है। तो आपको जो प्रैक्टिस लगानी है वो ये लगानी है कि हर क्वेश्चन आपको 20 से 25 सेकंड में हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ईजिली हम 17-18 नंबर आराम से मैथ में ला पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? जो कि एक सेफ स्कोर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 11th में हैं, चाहे 12th में हैं, चाहे वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नेवी की, तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली यूज़फुल है। क्योंकि आपको पता है एडवांस मैथ कोई बच्चों ये तो है नहीं कि एनडीए का अलग है और 11th-12th का अलग है या आईआईटी का अलग है। एडवांस मैथ की ट्रिक सबकी सेम है। जैसे आवर्तनांक है, तो आवर्तनांक की ट्रिक जो आपकी एयरफोर्स में है वही नेवी में है या बाकी सब में है। तो कोई स्टूडेंट, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एयरफोर्स का पेपर है तो 12th का स्टूडेंट सोचता है भाई मेरे किस काम का, या एनडीए का स्टूडेंट सोचता है मेरे किस काम का है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, जो भी पेपर होता है वो इक्वली इन सब के लिए यूजफुल होता है। इन सब का सिलेबस बिल्कुल सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ वो कह रहा है पहला क्वेश्चन इसका आवर्तनांक पूछा है। अब ये आवर्तनांक कैसे आएगा देखो। सबसे पहले आपने ट्रिक पढ़ी होगी कि साइन की पावर n हो या कॉस की पावर n हो। क्लियर? तो इसमें n जो है वो डिसाइड करता है कि आवर्तनांक क्या होगा। अगर n सम है यानी इवन नंबर है, तो ऐसी स्थिति में जो आवर्तनांक जिसको t बोलते हैं वो होता है आपका पाई। लेकिन जब n विषम होता है ऑड नंबर, तो ऐसी स्थिति में t होगा हमारा 2 पाई। क्लियर? तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ हमेशा एक ध्यान रखना कि कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लो उसका आवर्तनांक जैसे t है, तो अगर मान लो कोई ये कहता है कि अगर मैं इस x में लैम्डा का जैसे इंटू कर दूं तो उसका आवर्तनांक t/लैम्डा हो जाएगा। ठीक, ये दो चीज़ें। तो दो रूल हमारी समझ में आ गए। एक तीसरा रूल और होता है बेटा, जैसे मान लो आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे एक f1 है और एक मान लो f2 है। ठीक, और इसका आवर्तनांक मान लो t1 है और इसका आवर्तनांक मान लो t2 है। देखो पूरा कंसेप्ट भी समझते जाओ, केवल ट्रिक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो देखो क्वेश्चन उसने बना के दिया उसमें ये तीनों चीज़ें काम आएंगी। तो जैसे दो फलन है f1 और f2, इसका आवर्तनांक t1 है और इसका मान लो t2 है। क्लियर? अब आप कहोगे सर t1 क्यों आप लिख रहे हो? आप चाहे t लिख दो, t का मतलब टाइम इंटरवल से है, चाहे आवर्तनांक को pn लिख सकते हैं, पीरियोडिक नंबर। तो अगर कोई व्यक्ति f1 और f2 को जोड़कर एक फलन बनाता है और ये पूछता है कि इसका आवर्तनांक क्या होगा, तो वो आपका t1 और t2 का LCM होगा। क्लियर? t1 और t2 का क्या होगा? LCM। तो ये तीन चीज़ समझनी है। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन में अपन। यहाँ आप देखो साइन की पावर कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब विषम है। विषम का मतलब t इक्वल क्या होगा? 2 पाई। चलिए 2 पाई हो गया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि x का गुणांक कौन है? पाई/2, तो उसका भाग भी लगेगा। क्लियर? ये ऐसे ही आप इसका देखो यहाँ पर t2 क्या है? वो कॉस में भी वही चीज़ है कि कॉस में भी या पावर विषम है, तो इसका भी पाई होगा बेटा, है ना? इसका भी ये सॉरी विषम में 2 पाई, और इसमें भी वही भाग लगेगा पाई/2 का।
तो आप देख सकते हो पाई कैंसिल हो रहा है, आपका 2 ऊपर जा रहा है, तो 2 इंटू 2 क्या हो रहा है, 4 ही, ये हो रहा है 4 ही है। तो इसका आवर्तनांक आया 4 और दूसरे का भी आवर्तनांक क्या आया 4। अब ये कह रहा है कि T1 और T2 का LCM ले लो। तो आप जानते हो 4 और 4 का LCM बेटा क्या होगा, 4 और 4 का LCM लोगे तो वो तो 4 ही होगा। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 4। तो पूरी ट्रिक को सीखने के लिए बेटा कई बार कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बेटा रिपीट करें और रिपीट करके एक बार खुद प्रैक्टिस लगाएं। क्लियर, सारी चीज़ें बिल्कुल मैं कंसेप्ट के और ट्रिक के सहित बता रहा हूँ। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य इसको वेटेड मीन कहते हैं, जिनके मान संगत संख्याओं के वर्गों के बराबर हैं। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है और बिल्कुल ढंग से समझना कैसे होगा, है ना। ये देखो आप देखते हो एग्जाम में कोई ये नहीं बेटा सारे क्वेश्चन इजी आए, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले वेटेड मीन कैसे निकालते हैं, देखिए वो देखो बेटा इसमें करते ही क्या है, एक टेबल होती है आपकी x की, ठीक, x यानी पद की, और एक होती है भारित माध्य की यानी w की, फिर एक टेबल बनती है x इंटू डब्लू। तो ये कह रहा प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं, n प्राकृत संख्याओं का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट n होती हैं, और इनके जो भारित माध्य हैं वो हैं वर्गों के बराबर इनके। तो वर्गों का मतलब 1 का 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, या 3 का स्क्वायर हो गया, ऐसे ही बेटा डॉट डॉट n स्क्वायर। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, और ये 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, और डॉट डॉट n का क्यूब हो गया। क्लियर। ये तो यहाँ फॉर्मूला होता है भारित माध्य, भारित माध्य को कहते हैं एक्स डब्लू बार, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा एक्स डब्लू अपॉन सिग्मा डब्लू, इसे समेशन भी कहते हैं। तो एक्स डब्लू का मतलब हो गया इनका टोटल, इनका टोटल का मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर कहाँ तक का हो गया बेटा n क्यूब का। देखो इतनी चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम में डायरेक्ट चलना है, आपको ये सब लिखना नहीं है, यहाँ तो मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब सिग्मा डब्लू का मतलब डब्लू का टोटल इनका, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और डॉट डॉट आपका n स्क्वायर। तो आप देखो 1 क्यूब 2 क्यूब से n क्यूब तक का टोटल क्या होगा बेटा समेशन n क्यूब, और 1 स्क्वायर से n स्क्वायर का होगा समेशन n स्क्वायर। क्लियर। अब समेशन n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n स्क्वायर अपॉन 4 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि n अपॉन 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब देखो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आप देखो n तो कैंसिल हो रहा है, n प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, और ये 2 और ये 3, ठीक 2 से ये 3 ऊपर जाएगा, n ऊपर है, क्या हो रहा है 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन में देख लो बेटा, अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में सिर्फ बच रहा है ये 2 और एक ये 2n प्लस 1। ऑप्शन बताओ बेटा, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, बताइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, ये आपका हो गया कौन सा बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बच्चों हो गया बी। क्लियर। तो ये है, देखो आपने देखा बिल्कुल नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि क्वेश्चन की जो स्टैटिक्स है वो भी अच्छे लेवल की क्वेश्चन बना लेती है कभी कभी। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपका केंद्रक यानी आपका किससे है, सेंट्रॉइड से। कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो बेटा उसके लिए भी मैंने प्रिंट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंट्रॉइड यानी केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है आपका यहाँ पर, ये देखिए कैपिटल A इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, B इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, एंड C इक्वल z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। क्लियर। ये 3 चीज़ें हैं। अब यहाँ देखना सिस्टम क्या रहेगा, देखो आप कहोगे ABC क्या है, ये बेटा जैसे आप जानते हो ये ट्रायंगल है। अब मान लो यहाँ पर आपको कोई 3 PQR इसके शीर्ष दिए हुए हैं, तो इसके केंद्रक को अपन G मानते हैं, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने ABC माने हैं, और ये x1 y1 z1 होते हैं, ये x2 y2 z2, और ये होते हैं x3 y3 z3। तो ये जो मान है वो तो किसका है P का, ये Q का है, और ये आपका R का है।
आप कहोगे सर जी का मान क्या है केंद्रक का, ये केंद्रक मूल बिंदु है तो इसका आपका 0 0 0 हो जाएगा। ठीक, ये तो ये सब इसमें लगा दो आप। एक ही जगह क्या हो गया 0, B 0 और C 0, x1 x2 x3 ले आओ आगे आगे के a, x2 आपका -2 और ये प्लस का 4 अपॉन में 3 चल रहा है। ऐसे ही यहाँ बेटा y1 कितना है 1, बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ, आप तरीके से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। y1 1, y2 b और y3 ये रहा आपका c अपॉन में 3। z1 कितना बच्चों, ये रहा 3, z2 यानी -5 और z3 ये रहा प्लस का c और अपॉन में 3। ये 3 आपका किस में जाएगा 0 में, यहाँ हो जाएगा बेटा a + 2 = 0 देन a = -2। ये आपका आ गया a है ना। चलिए यहाँ 3 तो गया 0 में, यहाँ b प्लस ये c, ये सॉरी यहाँ पर आप ये देखो बेटा, ये थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है मुझे। यहाँ y3 7 है, y3 क्या है 7। चलो तो b + 8 हो गया = 0, तो b = आपका क्या हो जाएगा -8। आगे चलो, यहाँ आप देखोगे 3 में से 5 गया, माइनस का 2 + c, 3 तो 0 में गया, तो c = 2। अब आपसे वैल्यू किस किस की पूछी थी बेटा, a b c की। ठीक, तो a b c की वैल्यू आपके सामने ये आ गई। क्लियर, आराम से सीखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, जैसे उसकी भुजा को अगर मैं a मान लूँ, तो ये आपको मान दिया है dA dt का, यानी भुजा के बढ़ने की दर। dA dt कितना दिया है 2 सेमी पर सेकंड। ठीक है, अब आपको कैसे पता चला कि dA dt है, क्योंकि अपॉन में सेकंड है, सेकंड का मतलब है कि समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। आगे तो क्षेत्रफल के बढ़ने की दर, क्षेत्रफल को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो dA dt ये पूछा है, यानी क्षेत्रफल एरिया। ठीक, और भुजा 10 सेमी है, यानी आपकी जो साइड है स्मॉल ए, उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखो करना कैसे है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4a² होता है। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करो, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dA dt इक्वल क्या हो जाएगा, √3/4a² का क्या होगा 2a × dA dt। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो √3 ये 2 से गया, ये आपका √3/2 × a, स्मॉल ए कितना है बेटा, साइड है इसकी 10 और dA dt की वैल्यू ये रही 2। चलो कैंसिल करो, ये तो कैंसिल हो गया, 10√3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन है। क्लियर, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वक्र y² = 4ax x अक्ष और भुज x = 0 व x = a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखो y² = 4ax, क्वाड्रेचर का है क्वेश्चन ये, क्षेत्रकलन का। देखो ये होता है y² = 4ax, x अक्ष यानी आपका ये आ गया, x = 0 जो होता है बेटा वो आपका y एक्सिस का इक्वेशन होता है इसका। अब ये कह रहा है x = a, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ये, और ये पॉइंट हो गया आपका a, 0। क्लियर, इस तरीके से। अब ये एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का मतलब सीधा हो गया x अक्ष की बाउंड्री ये हो गई, y अक्ष ये हो गया, यानी इधर आ नहीं सकते, ये लाइन ये हो गई और पैराबोला ये हो गया। तो यानी ये चीज़ आपसे पूछी है। अब नीचे नहीं आना है अपने को, क्योंकि x अक्ष बाउंड्री को काट रहा है, तो ध्यान देना। अब करना क्या है बच्चों, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, लिमिट क्या है, यहाँ लिमिट आपकी 0 से a हो जाएगी, और यहाँ फॉर्मूला होता है एरिया का y dx। तो लिमिट 0 to a, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2√a√x हो जाएगी बच्चों, 2√a√x। अब √x का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x³ 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट कितनी है 0 to a। चलिए 2 ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4√a/3
ठीक है। और यहाँ यहाँ एक्स की जगह ये लगा दो तो ए की पावर 3/2, ठीक है, ये सिस्टम हो गया। तो अब यहाँ देखो 4/3 तो ये चल रहा है, तो ये है ए की पावर 1/2 और ये है ए की पावर 3/2, तो 1/2 और 3/2 यानी हो गई ए स्क्वायर हो गया आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3 a²। क्लियर। इसमें ये यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे ये एक्स एक्सिस नहीं देता तो अपन क्या करते, फिर ये पूरा ही एरिया निकालते ऊपर से नीचे तक का, तो इसका डबल हो जाता, फिर ये दूसरा ऑप्शन आता 8/3। ये कंफ्यूज करने की बात है इस क्वेश्चन में, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड एक्स, और वैल्यू पूछिए एफ ऑफ -1 की, ठीक है। देखते हैं भाई ये वैल्यू इसमें पुट करने से आएगा क्या। देखो बच्चों इसमें डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो सीधा ही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू रख दो बस, तो ये आपने रख दी एक्स की वैल्यू, तो -1 माइनस मॉड माइनस को खा जाएगा, और नीचे 1 में से ये 1 आपका जा रहा है, ये सॉरी मॉड के अंदर है, ये 1 है ना, मॉड, ये मॉड है, ये मॉड के अंदर क्या है एक्स की जगह -1, सॉरी ये, तो मॉड माइनस को खा जाएगा तो +1 आएगा, तो -1 और -1 हुआ -2/1 यानी फाइनली -2। ये आपका हो गया बी ऑप्शन। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 और इसकी वैल्यू पूछिए प्रिंसिपल। अब देखो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये इसका वैल्यू होता है एक्स, तो वो क्या सोचते हैं साइन इनवर्स से साइन गया और 5π/3 आंसर पहला ऑप्शन आ गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि x की जो वैल्यू साइन में होती है बेटा, वो हमेशा ध्यान रखो -π/2 से +π/2 के बीच में ही हो सकती है, यानी -90 और +90 के बीच में। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 5π/3 तो होता है 150 डिग्री, और ये होता है -150 डिग्री, और 4π/3 को डिग्री में 240 डिग्री कहते हैं। तो देखो -90 और +90 के बीच में आपका ये सी ऑप्शन आ गया। ऐसे क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको अगर मान लो कोई सॉल्व भी करे तो कैसे करेगा, मेथड सेकंड देखिए। जैसे मान लो अगर कोई सॉल्व भी करना चाहे तो कैसे करेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या है 5π/3। क्लियर। ये अब समझना बात को, तो साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ सिस्टम क्या है, साइन 5π/3, साइन 5π/3 यानी ये है आपका कितना, ये 300 डिग्री, ठीक है 300। यहाँ समझना बेटा, अभी थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन इसमें भी हो सकती है, मुझे ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, चलो अभी यहाँ चेक कर लेते हैं। 5π/3 को मतलब कहते हैं क्या 300 डिग्री। अब आपको पता है कि 300 को मैं लिख सकता हूँ साइन 360 - 60, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स किसको खा जाएगा, साइन को, लेकिन उससे पहले ये क्लियर कर लो। अब ये 360 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, तो साइन 360 - थीटा होता है बच्चों माइनस का साइन थीटा। अब आपको पता है कि माइनस में आगे आ जाती है, साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं 5/3। तो देखो ये जो पहली मेथड थी ये तो थी ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें डायरेक्ट हमने ट्रिक से आंसर निकाल दिया। और लेकिन अगर कोई पूछे कि सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आप इस तरीके से उसको बता सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कह रहा है ओमेगा इकाई का एक अधिकल्पित मूल है, अधिकल्पित का मतलब इमेजनरी, अधिकल्पित यानी काल्पनिक, तो इसकी वैल्यू पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया था ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 + ओमेगा स्क्वायर कभी भी आ जाए तो ये 0। बस ओमेगा के क्वेश्चन में ये 2 बातें याद रखो, बाकी कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो कभी भी ओमेगा का क्वेश्चन आए तो आप तुरंत 3 से भाग दो, 3 से भाग दोगे तो आपका यहाँ शेष बचेगा 1, यहाँ 3 का जब हम भाग दे रहे हैं तो बच रहा है 2, और इनटू में आ रहा है अपना पाई माइनस π/4। तो देखो अब यहाँ साइन ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखें तो 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -1, तो -1 का गुणा हो जाएगा माइनस का पाई माइनस π/4, ठीक है। यहाँ हो गया साइन माइनस के पाई है और माइनस का π/4 है, तो ये आपका हो गया माइनस के 5π/4,
और साइन माइनस को खाता नहीं है, माइनस कहाँ चली जाएगी आगे। और 5π/4 का मतलब होता है अपना 225 डिग्री, ठीक है 225। अब साइन 225 की वैल्यू होती है माइनस का 1/√2, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, तो ये प्लस 1/√2 आ गया। ऑप्शन कौन सा है? सी। क्लियर? आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का है बेटा, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी यानी सततता का क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि ये फंक्शन इस इंटरवल में सतत है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? ए और बी की। देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर करना किस किस के लिए, देखो -∞ से 6 के बीच में दो वैल्यू दिखाई दे रही, 1 और 3। इसका मतलब अगर ये -∞ से 6 तक के लिए कंटिन्यूअस है तो 1 और 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो अपन करेंगे क्या, एक इक्वेशन तो 1 की हेल्प से बना लेंगे और एक इक्वेशन 6 की हेल्प से। अब वो कैसे बनाते हैं, देखो पहले 1 को पहले आप ऐसा करो, पहले तो इसमें रख दो, फिर 1 को इसमें रख दो। इसमें रख नहीं सकते क्योंकि ये फलन 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, ये 3 से 6 के लिए है। तो चलो 1 को पहले आप किसी में भी रख दो, चलो पहले इसमें रख देते हैं ए बी वाले में। चलो 1 को इसमें x की जगह रखोगे तो यहाँ आएगा a + b, और 1 को ऊपर वाले में रखोगे तो sin 90 हो गया, ये x तो 1 हो गया, sin 90 1, 1 + 1 हो गया 2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। देखना ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आपको कोई कंटिन्यूटी के लिए वैसे आप देखते हो RHL LHL एक लंबा मेथड है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से करा रहा हूँ। अब ये तो इक्वेशन 1 के लिए बन गया, 3 के लिए पहले 3 को इसमें फिर इसमें, 3 के इसमें रखो तो 3 का इसमें रखोगे x की जगह 3a + b हो गया। अब 3 को आप रखो इसमें, तो 3 को जब इसमें रखोगे तो 3 से ये 12 गया 4 बार, 10 45 हो गया, 1 6 आ गया, ये आ गया। इनको कर लो सॉल्व करोगे, साइन चेंज b कैंसिल, -2a = -4 और a की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई। तो a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, ये सॉरी माइनस से माइनस गया +2, a की वैल्यू +2, इसको रख दो फर्स्ट में। तो a + b = क्या है 2, तो a की वैल्यू 2 रखोगे, 2 - 2 हो जाएगा 0, तो a 2 b 0, ऑप्शन सी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन। क्या क्वेश्चन है बेटा, 0 to π/6 sin x / cos3x। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 0 to π/6 sin x / cos3x। अब आपको पता है इसको sin / cos को मैं 10 लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी नीचे 2 cos बचेंगे जो ऊपर जाके sec² x लिख सकते हो। चलिए ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हुए 10x को t मान लो, डिफरेंशिएशन करेंगे, sec² x dx = dt, लिमिट भी चेंज होगी बच्चों। तो π/6 यहाँ रखोगे तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 हो रही है, 0 रखेंगे तो 10 0 की 0, 10x की जगह क्या है t और sec² x dx की जगह आपका dt। तो t का क्या हो जाएगा, t का हो रहा है आपका t²/2 और यहाँ है अपना 1/√3 0। चलिए अब ये लगा दो यहाँ पे, 1/√3 का स्क्वायर क्या हुआ 1/3 × 1/2 और ये आपका 1/6 हो गया। ऑप्शन चेक कर लो बी। आगे चलिए बेटा आगे देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया रिलेशन का और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों कि एनसीईआरटी अगर आपने क्लियर कर ली, देखो कभी भी कोई बच्चा या वो 11th की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो 12th में है, चाहे वो एनडीए में है, एयरफोर्स नेवी आईआईटी में है, तो उसको पहला जो काम करना है वो ये है, एनसीईआरटी जिसको नहीं आती है उसको कंपटीशन की कोई बुक पहले परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, न कंपटीशन की कोई तैयारी उसको करने की ज़रूरत है। पहला उसको काम जो करना होता है किसी भी कंपटीशन में उतरने से पहले वो ये है, क्योंकि देखो किसी भी कंपटीशन में 50% क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं पहले डायरेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, ये ऐसे का ऐसा ही पूछा गया है, कोई चेंज नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये का यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखो इसको जल्दी से जल्दी अपन कैसे करेंगे। आपको रिलेशन पता होगा, स्वतुल्य सममित संक्रमक तुल्यता, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस। ये होता क्या है, देखो अगर कोई a टाइप का आपको दिख रहा है किसी संबंध में,
तो आपको पता है ये आपका रिफ्लेक्सिव यानी सुतुल्य होता है, रिफ्लेक्सिव। अगर ए का रिलेशन बी से है और वही रिलेशन बी का ए से है तो ऐसा आपको फिर सिमेट्रिक होता है यानी सममित होता है। और अगर ए का रिलेशन बी से है मान लो और बी का रिलेशन सी से है और वही रिलेशन ए का सी से सेट हो जाता है तो इसको अपन कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक। यही बात होती है बच्चों। चलो ठीक है, तो अब इसमें देखो करना क्या है। करना ये है इसमें कि जैसे कि, और ये ध्यान रहे, अब आप कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं कि इक्विवेलेंस यानी तुल्यता कब होता है। अगर कोई ये तीनों आ जाएं तब ये होगा तुल्यता। अगर तीनों आ जाएं तो यहाँ तो तीन ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनमें एक एक ही है, यानी अगर दो ऑप्शन भी सही हो गए तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम इस डी को ही आंसर मान लेंगे। चलो चेक करते हैं। तो ये कह रहा है ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी। आपको ए बी सी डी से मतलब नहीं, आपको ये देखना है कि ये पहले को तो फोर्थ में ऐड कर रहा है और दूसरे को तीसरे में। तो अब सबसे पहले चलिए अपन चेक करने चलते हैं रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। तो उसको जब हम चेक करने जाते हैं तो हमें ए बी का सी डी से नहीं देखना है, बल्कि ए बी का रिलेशन हम ए बी से ही चेक करेंगे और ये देखेंगे कि एल एच एस इक्वल आर एच एस आती है या नहीं। तो वो कह रहा था पहले को तो फोर्थ से, तो ए का बी से हो गया ए प्लस बी और दूसरे को तीसरे से यानी बी प्लस ए हो गया। और आप देख रहे हो कि ये जो रिलेशन है एल एच एस इक्वल आर एच एस है, इसका मतलब स्वतुल्य तो सही आ रहा है यानी रिफ्लेक्सिव पास हो गया। ट्रिक समझना, बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ। अब आप चलते हो सम्मित में। सम्मित यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए क्या होगा बच्चों कि आपको रिलेशन ये देखो दिया कौन सा, ए बी का सी डी से। तो मैंने क्या बताया था सिमेट्रिक में कि ए बी का दिया हो तो बी का ए से निकालना है यानी उल्टा करना है। जैसे ए बी का सी डी से दिया है तो आप चेक करोगे कि सी डी का ए बी से भी होगा या नहीं होगा। तो वही टर्म वही है पहले का फोर्थ से, तो सी प्लस बी इक्वल सेकेंड का थर्ड से डी प्लस ए। और अब आप देख सकते हो बच्चों कि सी प्लस बी इक्वल डी प्लस ए। ये देखो सी प्लस बी इक्वल डी प्लस ए ऊपर ही दे रखा था, ये तो गिवन है। जो चीज़ गिवन है उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ए प्लस बी, ये सी प्लस बी इक्वल डी प्लस ए क्लियर आ रहा है, इसका मतलब सम्मित भी पास हो गया। अब देखो यहाँ पर अपने को तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दो ऑप्शन आ गए तो दो तो किसी में आ ही नहीं रहे, दो केवल इसमें आ सकते हैं तुल्यता में। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों हो जाएगा, डी। ठीक, ये था आपका एनसीईआरटी बेस्ड रिलेशन यानी संबंध का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक लाइन का इक्वेशन दिया और एक सर्किल का। ये कह रहा है अगर लाइन इस सर्किल को टच करती है तो आर की वैल्यू क्या होगी। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई लाइन किसी सर्किल को टच करती है तो अगर जैसे मान लो लाइन का इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0, ठीक, और सर्किल का इक्वेशन है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, वो हमेशा ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या लगता है कि आर इक्वल एल एच प्लस एम के प्लस एन इक्वल रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब आपको इसमें एच के और आर की वैल्यू तो सर्किल से मिलेगी, एल एम एन की वैल्यू लाइन से मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आर की वैल्यू तो आर ही है और एल की वैल्यू 3 है। एच आपको मैंने बताया था सर्किल से मिलेगा जो कि 1 है। एम की वैल्यू ये रही, वाई का कोफिशिएंट 4, के आपका 2 हो गया, एन आपका -1 अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यानी 3 का हो गया 9, 4 का 16। ध्यान देना यहाँ से आर इक्वल आपका 3 × 1 हो गया 3, 4 × 2 8, 8 + 3 हो गया यानी 11 - 1 यानी 10, और ये 25 का 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आर की वैल्यू 2 आ रही है जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये क्लियर, इसको बिल्कुल लिख लो अलग से। ये कब लगाना है, जब कोई लाइन सर्किल को टच करे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये आपका आ गया इलिप्स का यानी दीर्घवृत्त का।
देखो इस वीडियो में बेटा टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि मैं साथ साथ कंसेप्ट भी करा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट जब तक नहीं सीखोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। देखो इलिप्स का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे ये इलिप्स का इक्वेशन है मान लो। अब मान लो इसके आप जानते हो जो इसके जो नाभि होती हैं वो आपकी होती हैं यहाँ पर, जैसे ये नाभि है मान लो, ठीक है, ये आपकी नाभि है और यहाँ पर आपको Pf1 प्लस Pf2 का मान पूछा है। जैसे P ये होता है आपका, ये F1 F2 होती है फोकस, इनको नाभि कहते हैं ये, ठीक है, ये इस तरीके से ये। तो अब ये कह रहा है कि Pf1 प्लस Pf2, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो Pf1 प्लस Pf2 का मान होता है, यानी दीर्घवृत्त में जैसे कोई बिंदु दिया है वहाँ से दोनों नाभियों की दूरी का टोटल अगर पूछा हो तो वो बेटा हमेशा दीर्घाक्ष की लंबाई 2a के इक्वल होता है। 2a कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है। ये इसके वर्टेक्स शीर्ष होते हैं, तो ये a डैश के इक्वल होती है और a डैश की वैल्यू 2a होती है। यानी हमको a की वैल्यू कहीं से भी ढूंढनी है, तो a की वैल्यू हमको कौन देगा, ये इलिप्स देगा। इलिप्स का इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 16x² प्लस 25y² इक्वल 400। 400 का भाग दे दो, 400 का भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 16 से तो 25 बार कटेगा, 25 से ये आपका कटेगा 16 बार। और अब आपको इसकी कंपैरिजन इलिप्स से कर देनी है। इलिप्स क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल 1। तो यहाँ से आप देख रहे हो a की वैल्यू हो रही है 5, आपको सिर्फ a की वैल्यू से ही मतलब है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू हो गई आपकी 5, तो ये आपका हो गया 10। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये चीज़ आपको ये चीज़ पॉइंट आउट रखनी है। क्लियर, ये फॉर्मूला कब लगना है, ये लगना है बेटा इलिप्स में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पोजीशन पूरी दे रखी है, अब इसकी वैल्यू पूछी है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखते हैं, x का पहले डिवाइड कर दो, किसका इक्वेशन है बेटा, LDE लग रहा है देखने से, 3y/x इक्वल x से x गया 1। तो यहाँ आप ये देखो, जब मैं इसकी कंपैरिजन dy/dx प्लस py इक्वल q से करूँगा तो p की वैल्यू तो क्या हो रही है, ये हो रही 3/x और q की वैल्यू हो रही है 1। अब इसमें सबसे पहले आपको पता होगा IF निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है, 3/x, ठीक, तो 1/x का आपका क्या होता है log x, और ये 3 आपका चल रहा है। पावर को अगर मैं log में ऊपर ले जाऊं तो e log को खा जाएगा, तो बचेगा x3। ये आपका IF हो गया। अब इसका जो हल पूछा है यानी सॉल्यूशन पूछा है, तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है y इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन QIF dx। क्लियर, ये फॉर्मूला याद कर लेना। तो y इंटू IF कितना है, ये रहा x3 इक्वल इंटीग्रेशन q कितना है, q आपका ये रहा 1, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, IF ये रहा x3 dx। ठीक, तो y इंटू x³ इक्वल x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x4/4 प्लस c। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका आ गया ऑप्शन बी। क्या है, y इंटू x³ इक्वल x4/4 प्लस c। क्लियर, तो ये हो गया पूरा सिस्टम। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a और b के बीच में समांतर माध्य ये है, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा, आपको पता है समांतर माध्य यानी AM अर्थमेटिक मीन जो होता है वो a प्लस b/2 होता है। तो इनमें से जिस वैल्यू को रखने पर a प्लस b/2 आ जाएगा वही हमारा आंसर है। तो चलो पहले मैं 1 को रख के देखता हूँ। इसमें 1 रखेंगे तो a² प्लस b² a प्लस b हो रहा है, तो ये तो है नहीं फॉर्मूला, ये कैंसिल। -1 रख के देखो, -1 से आप देख रहे हो -1 प्लस 1 0, यानी a की पावर 0, 1 प्लस 1 2 a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा 0 रखो, 0 प्लस 1 यानी a प्लस b a की पावर 0, 1 प्लस 1 2। तो तीसरा यानी c 0 रखने से ये आपका अर्थमेटिक मीन बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर 0। क्लियर, यानी n की वैल्यू आ गई 0। क्लियर, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बेटा, ये थोड़ा टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से समझना। देखो, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है कि इसकी वैल्यू x से बड़ी है, तो ये पूछ रहा है x क्या हो सकता है ना। ये
तो x क्या हो सकता है, और यहाँ पर x की आपको पता है क्योंकि पाई जो है वो एक इरेशनल वैल्यू है, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, है ना ये। तो x भी क्या आएगा, इरेशनल, यानी लगभग में आएगा। देखो तो अब इसमें देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन मुझे लग रही है, ये थोड़ा क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा गया, प्रिंट पूरा नहीं हुआ है। x का न्यूनतम मान पूछा है, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी है ना, ये थोड़ा आप देख लेना इसको करेक्शन। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन दी है, यहाँ पर आपको पता है बेस चेंज फॉर्मूला से मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं log पाई अपॉन log 3, और ये जो आपको दिख रहा है इसको भी हम लिख सकते हैं log पाई अपॉन log 4। ठीक है, ग्रेटर देन x चल रहा है, log 3 ऊपर जाएगा, log पाई एलसीएम में आ गया, log पाई आ गया एलसीएम में, और ये ऊपर log 3 प्लस log 4, तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो ये log 12 हो गया आपका। ये कंडीशन हो गई है ना इस तरीके से। तो log 12 और ये है log पाई। तो देखते हैं अब इसकी वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, लगभग इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए वो एक बार समझ के देखते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं मान लो पाई की बात करूं बच्चों, पाई की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ। देखो पाई की अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होती है। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो जाएगी लगभग 9 पॉइंट कुछ होगी, यानी इसको 9 मान लो। चलो पाई क्यूब अगर हम लें तो आपका 3 का क्यूब 27 यानी 28 के आसपास हो जाएगी, यही होगी बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ी सी देखना क्या होगा। तो आप ये देख सकते हो कि जो log 12 है आपका, log 12 आप देखोगे इसका मतलब कि ये log पाई स्क्वायर यानी 9 और log पाई क्यूब यानी 28 के बीच में आ रहा है। तो ट्रिक पकड़ने की कोशिश करना। तो अगर मान लो log यहाँ से अपन हटा दें तो यहाँ हो रहा है पाई स्क्वायर, और ये आपका log 12, और यहाँ हो रहा है आपका log ये सॉरी log तो आपने हटा ही दिया था, ये आपका हो रहा है पाई क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम बैठ रहा है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पावर आगे ले लूँ तो 2 log पाई हो जाएगा और ये आपका 3 log पाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वो पूछ रहा था x का न्यूनतम मान। तो अगर आप देखो कि मैं अगर मान लो यहाँ से log 12 को अगर न्यूनतम मान लूँगा तो log पाई स्क्वायर लूँगा, तो log पाई स्क्वायर में 2 आगे आएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कि x जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 तो हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू और 3 हो जाएगी बेटा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे बढ़िया क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना। ये 2 और 3 आपके इसके न्यूनतम और अधिकतम मान आ गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि r वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करता है तो f सच दैट r2r है और f ऑफ x इक्वल GIX है। देखो हमेशा ध्यान रखना r2r कह रहा है, r2r का मतलब है इधर भी रियल आएंगे इधर भी रियल आएंगे। रियल में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप जानते हो ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं GI फंक्शन। इसकी GI फंक्शन की जो डोमेन होती है वो तो R होती है, यानी आप इसमें रख तो कुछ भी सकते हो, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो पूर्णांक होती है यानी Z होती है। ठीक, ये केवल इंटीजर में ही आंसर देता है, यानी इसका मतलब ये हुआ इसकी जो रेंज है उसमें केवल पूर्णांक ही आएंगे, जैसे -1, 1, 0, 2, 3 इस तरह। और जबकि यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, जैसे -1, 1, 0, 2, 3.5 कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप देखोगे कि हर एलिमेंट को अपना इमेज पूर्णांक में ही मिलेगा। तो सीधी बात ये हुई कि जैसे मान लो अगर मैं GI ऑफ 3 की वैल्यू निकालूंगा जैसे, तो वो भी आप देखोगे 3 आएगी, और GI ऑफ 3.5 की भी निकालते हैं तो आप जानते हो पॉइंट में तो आंसर आता ही नहीं GI फलन का, वो भी 3 आएगी। तो जब 2 मान के लिए एक ही आंसर आ रहा है तो फलन क्या होगा, बहुएककी। तो अब इसमें देखो बहुएककी का मतलब है जो केवल एककी बता रहे थे ये तो दोनों कैंसिल हो गए। दूसरी बात, ठीक है,
एक ही को 1 1 कहते हैं बेटा, ये समझ लेना इंग्लिश मीडियम वाले। अब मान लो चलते हैं अपन आच्छादक की जांच करने, यानी ऑन टू की जांच करने। तो ऑन टू के लिए क्या होता है कि जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वो कह रहा है यहाँ रियल है, लेकिन आप देख रहे हो कि जो जीआई मान होता है उसमें सिर्फ रेंज जेड आ सकती है। तो इसमें जो पॉइंट की वैल्यू हैं उनका कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा, वो खाली रह जाएंगी, क्योंकि ये कुछ भी रखने से हमेशा इनको ही देगा, पॉइंट के मानों को नहीं दे सकता। लेकिन पॉइंट के मान यहाँ हैं तो, लेकिन उनका पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये खाली रह जाएगा। और जब कोई भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं होती है तो वो किस में जाता है बेटा, अंतरछेपी में। अंतरछेपी में जाता है, यानी इन टू में जाता है। और यानी कहने का मतलब न तो ये एकेकी हुआ न आच्छादक हुआ, यानी ऑप्शन अपना कौन सा आएगा, डी आएगा। क्लियर बच्चों, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया पी एंड सी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ये कह रहा है इनसे 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब ये अंक भी 7 हैं, तो एक तो ये हो गया फैक्टोरियल, 7 तो ऊपर आएगा ही, लेकिन कोई रिपीट हो रहा है तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में उसका भाग लगता है। तो रिपीट कौन कौन हो रहा है, 2, तो 2 तो 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 तो ये हो गया, और 3 आ रहा है 1 2 3 3 बार, यहाँ हो गया फैक्टोरियल 3। चलिए फैक्टोरियल 7 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, ये आपकी हो गई कितनी, फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 से आप लिख सकते हो कहाँ तक, 1 तक लिख सकते हो बच्चों। और नीचे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 2 1। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 2 1, तो ये कैंसिल हो रहा, 2 से 4 गया 2 बार। चलो इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 का 6 में हो गया 42 42, और ये 10 हो गया 420 हो गया। आंसर देखो, चेक करो कौन सा आ गया, ए। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बिंदु 3,2 से गुजरने वाली रेखा y = x के लंबवत रेखा का समीकरण क्या है। क्लियर, ध्यान से समझना। देखो जितने भी क्वेश्चन आए पहले आपको ट्राई करने हैं, बाद में वीडियो पे पॉज करके बाद में सॉल्यूशन देखना है। चलो, तो जैसा कि आप देख रहे हो इसके लंबवत, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं x - y = 0, तो इसकी जो स्लोप है m वो हो जाएगी -a/b से हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, अब आपको लंबवत रेखा का समीकरण लाना है, कोई बात नहीं है। अब इससे गुजरने वाली और इसके लंबवत, तो अगर मान लो इस रेखा की स्लोप 1 आ रही है, तो हमारी रेखा की स्लोप जो आएगी वो आएगी कितनी, -1, क्योंकि लंबवत में इन दोनों का जो गुणनफल है वो -1 होना चाहिए। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला मालूम ही है, y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 कितना है, y1 आपका ये रहा 2, m - 1 × x - x1, x1 कितना है बच्चों, ये रहा 3। ये ध्यान रहे यहाँ m की जगह ये वाली m मत रख देना, ये तो इस रेखा की ढाल है, जबकि हमें निकालनी है लंबवत, लंबवत वाली की ढाल ये वाली है। चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -1 को अंदर ले जाओगे, -x + 3, इनको इधर ले आओ, x + y - 5 = 0। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, चेक करो, x + y, ये रहा आपका बी ऑप्शन। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और अल्फा² समीकरण इतने के मूल हैं तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा की पावर 31 और अल्फा की पावर 62 होंगे। देखो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है उसके मूल अल्फ़ा और अल्फ़ा² दे रखे हैं। तो आपको पता है एक फॉर्मूला ये भी होता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0, और इसके जो मूल होते हैं वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा²। तो इसके जो मूल दे रखे अल्फ़ा और अल्फ़ा², तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, ओमेगा। अब वो ये कह रहा है कि अब 2 मूल हैं, 2 मूल कौन कौन से दे रहे हैं बेटा, 2 मूल ये कौन कौन से दे रहा है बताइए। 2 मूल बता रहा है कि एक तो है आपका अल्फ़ा और एक मूल है अल्फ़ा की पावर 31, चलिए इसको मैं मान ले रहा हूँ, मान लो आपका m मान ले रहा हूँ, अल्फ़ा की पावर 31, और एक मूल है n, ये है अल्फ़ा की पावर 62। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 31।
अब आपने पढ़ा होगा बेटा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ केवल 1 ही बचेगा। और ओमेगा की पावर 62 को जब मैं ऐसे लिखूँगा तो 3 का भाग देने से यहाँ 2 बचेगा, यानी एम की वैल्यू आ गई ओमेगा और एन की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर। अब समीकरण पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जानते ही हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी m इंटू एन हो जाएगा इक्वल 0। ये इसमें वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस एम की वैल्यू क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपका ओमेगा क्यूब इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस प्लस और ओमेगा क्यूब ये आपका 1 आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना फॉर्मूला कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, यानी कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो वेक्टर का बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा 2 इकाई सदिशों का योग। इकाई सदिश का मतलब है जैसे कोई 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इकाई सदिश का मतलब हो गया कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो 1 है, ठीक, दोनों का। अब ये कह रहा है इनका योग भी इकाई सदिश है, योग यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का भी जो मापांक है वो भी 1 है। तो ये कह रहा है उनके अंतर का परिमाण क्या होगा। अंतर का मतलब है कि आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों को आप स्क्वायर कर दो पहले दोनों तरफ, ठीक है। आप कहोगे सर स्क्वायर क्यों, देखो आपको एक ट्रिक पता होगी कि मॉड ए का स्क्वायर जो होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ये स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल का फॉर्मूला है बच्चों। तो चलिए इसको भी मैं इस पैटर्न पे क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलो इनका अंदर गुणा कर दो ए वेक्टर का दोनों से, तो ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी, ठीक है, ये हो गया। अब आपने देखा जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर, और मॉड ए की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, और ए डॉट बी और ए डॉट बी हो गया बेटा 2a डॉट बी, और बी डॉट बी ये भी 1 हो गया, तो 1 से 1 गया, ये 1 उधर ले लो। तो 2a डॉट बी आपको कहीं भी दिखाई दे आप उसको -1 लिख सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये अभी अपने काम में आएगी। तो आपको पूछ रहा है a माइनस बी, तो चलो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो जैसे आप देखते हो मॉड ए का स्क्वायर a डॉट ए होता है, ऐसे a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ठीक है। इसको आप अंदर ले जाइए, ए वेक्टर का दोनों से करा दो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बी का अंदर बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। चलो ए डॉट ए क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर, और ए डॉट बी और ए डॉट बी हो गया बेटा 2a डॉट बी, और बी डॉट बी हो गया मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। आप एक बार खुद सॉल्व करके देखो। देखो बेटा इस वीडियो में मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कंसेप्ट भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, लेकिन आप पूरा वीडियो देखने के बाद पूरे पेपर को एक बार खुद करके देखना, ठीक। आगे मॉड ए की वैल्यू कितनी है 1, और 1 इसकी है तो 1 + 1 2 हो गया, और ए डॉट बी कितना है 2a डॉट बी की वैल्यू -1 है, ये पूरी ही -1 दे रखी है, 2 भी इसी में ही है, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। आंसर देखो बेटा ये किसकी वैल्यू आई है, a माइनस बी के स्क्वायर की। पूछ किसकी रहा है, अंतर यानी a माइनस बी, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो आपका ऑप्शन आएगा बी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन किसका था बेटा, स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। आगे तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया आपका 2018 का पहला पेपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आगे के क्वेश्चंस की। तो एक बार बेटा बाकी बच्चों को भी बेटा वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक बार बेटा पूरे वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखना।